अब अगला पॉइंट जो आपको सीखना है वो है कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब आपको ये समझना है कि क्यों प्रोसेसेस, कुछ कुछ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होती है। एक कॉज तो तुम्हें पता है कि वो स्पॉन्टेनियस होती है, बट उसके अलावा क्या, राइट? सो ध्यान देते रहना अभी आप। पहला कॉज तो तुम्हें सबको पता है कि वो सिस्टम जो है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चले आता है। सिस्टम मतलब क्या? मतलब जैसे वो इस सिलेंडर में गैस है ना, और वो उस सिलेंडर का क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, अब खत्म हो गया वो सिलेंडर। अब दोबारा से उसको कैसे वापस असेंबल कर पाओगे क्या? या फिर वो टायर बस्ट हुआ, खत्म हुआ, कैंडल बर्न हुआ, कैंडल खत्म हो गया, समझे कि नहीं? मतलब सिस्टम परमानेंटली क्या हुआ, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब वो ऐसे स्टेट में चला गया है कि वहां से उसका दोबारा बन पाना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, समझा कि नहीं? इसीलिए वो क्या हुआ बोलो, इरिवर्सिबल। तो पहला रीजन क्या रहेगा, सिस्टम का क्या बन जाना, नॉन इक्विलिब्रियम, सिस्टम का नॉन इक्विलिब्रियम बन पाना, राइट? एक गंदा सा एग्जांपल, मान लो तुम्हारा हाथ पैर टूट गए, बराबर है, तो तुमको पता है कि उस सेल्स को आप लोग रीग्रो कर सकते हो। अगर आपने वो बर्थ के टाइम पे क्या स्टोर किया, हाँ, वो स्टेम सेल्स को अगर आपने सेव करके रखा है तो फिर वो बहुत महंगा है, बट सो अगर आपने उसको सेव करके रखा तो शायद, हाँ 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 ठीक है, तो उसके लिए उतना पैसा भी कमाना पड़ेगा ना। तो और तुम्हारा तो मेरे को दिख रहा है, देखो वो तो सो भी रहा है, हाँ, उसको अभी भी पता चला किस किस स्टेम सेल की बात कर रही है, कौन सा वाला। हाँ, रहने दे, तू सो जा, उठा दूंगा तेरे को 6 बजे। सो स्टेम सेल्स अगर आपने रखी होगी तो आपके जो जो भी लिम्स डिस्ट्रॉय हो चुके, पॉसिबिलिटी है अच्छे से वो ग्रो कर जाए, तो रिवर्सिबल हो सकता है, बराबर है। बट बॉडी बर्न हो जाए, गंदा एग्जाम्पल था, पहले ही बोला था, ठीक है। सो बट तुम्हारे दिमाग में तो वही जाएगा, बट बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, आप कहां से लाओगे? सो ये क्या हुआ, तुम्हारा सिस्टम कंप्लीटली क्या हुआ, नॉन इक्विलिब्रियम में चला गया, बराबर है। अब रीगेन होने का चांस, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ ना, राइट? सो चलो इधर पहले ले लेते हैं। अरे गधो, अभी समझ में आया होगा तुमको। हाँ हाँ, ओके। सो ये हुआ पहला रीजन इरिवर्सिबिलिटी का। क्या सिस्टम क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय होना मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो अभी सिस्टम बचा नहीं तो रीगन क्या करोगे? ठीक है, तो ये हुआ पहला रीजन, किस चीज का, वो ठीक कर दिया। हाँ, दूसरा रीजन, तो इरिवर्सिबिलिटी का दूसरा रीजन ये है कि प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस। अब तुम बोलोगे डिसिपेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है, तो ऐसे फोर्सेस प्रेजेंट होना जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, है ना, जैसे एयर रेजिस्टेंस, जैसे विस्कोसिटी, फ्लूइड में तो विस्कोसिटी होती है ना, ये सारे फोर्सेस जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो हीट परमानेंटली किसको चली जाती है, और फिर उसको वो रिगेन नहीं कर वो पाता। जैसे मैं चल रहा हूं, तो मैं चलूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन, और मतलब चप्पल और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, अब वो हीट चली गई सराउंडिंग को। अब मैं उल्टा चल के आऊंगा, वो हीट वापस मुझे मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि जो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो परमानेंटली लॉस हो चुका है उसका, किसको, सराउंडिंग को, वो दोबारा रिगेन होने वाला। तो फिर ये भी कारण है इरिवर्सिबिलिटी का। तुम बोलोगे इसमें क्या कारण है, अरे कारण है प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। तो जब जब फ्रिक्शन, विस्कोसिटी जैसे फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे, समझ जाने का वहां पे परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी है, और जहां परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी है वो कौन सा प्रोसेस हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस।
टी है ये। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो परमानेंटली किसको लॉस हो गई बोलो, या किसको चली गई, सराउंडिंग को। सो डिसिपेटिव फोर्सेस कौन कौन से है सबको, बस फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी, फ्लूइड में तो विस्कोसिटी रहेगा, सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन रहेगा, या एयर रेजिस्टेंस, इनके वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट किसको चली जाती है, और वो वापस से रिगेन करने का कोई तरीका नहीं, मतलब जो प्रोसेस है वो परमानेंटली क्या हुई, इरिवर्सिबल। तो ये दो मेन कॉजेस है किसी भी प्रोसेस के क्या होने के लिए, इरिवर्सिबल होने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों हो सकता है, तो उसका कॉजेस भी पढ़ा। ठीक है, याद रखना अभी इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि पिछले लेक्चर से आपको पता है कि हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, फ्री एक्सपांशन, साइक्लिक प्रोसेस। तो हमें ऐसी सारी प्रोसेसेस को एक एक करके डिस्कस करना है। बट अभी मैं इसके आगे की जब प्रोसेसेस डिस्कस करूंगा तो उसके लिए कुछ कुछ अजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे। उन अजम्पशंस के बगैर आप लोग आगे की प्रोसेसेस नहीं पढ़ पाओगे। तुम बोलोगे अजम्पशंस की मतलब क्या क्या अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, तो अब इसके बाद जो भी मैं आगे की प्रोसेसेस सिखाने वाला हूं उनमें जब भी मैं सिस्टम बोलूंगा तो आप उसको हमेशा क्या लोगे, आइडियल गैस। ठीक है, इसके बाद जब भी मैंने प्रोसेस बोला, सिस्टम बोला, तो क्या लेना है, आइडियल गैस। अब तक तो हम लोग सिस्टम के तौर पे कुछ भी लेते थे, बर्निंग ऑफ कैंडल के एग्जाम में कैंडल वॉज सिस्टम, है कि नहीं, बर्स्टिंग ऑफ टायर के एग्जांपल में टायर के अंदर जो एयर है या टायर है ना उसके अंदर का एयर वो क्या है, सिस्टम है। सो अब तक हमारे लिए, या फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर या स्टीम, उसके लिए वाटर और वो स्टीम सिस्टम थे। तो अब तक हम लोग हमारे नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम को लेते थे, अब हम लोग परमानेंटली एक ही सिस्टम लेंगे, वो है आइडियल गैस। दूसरी चीज आपको पता है कि हमारे अराउंड मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इरिवर्सिबल है, बट इसके आगे हम लोग जो प्रोसेसेस लेने वाले हैं उनको आप लोग रिवर्सिबल लोगे, क्या लोगे, और रिवर्सिबल होने के लिए वो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस फास्ट होने चाहिए कि स्लो होने चाहिए। तो आपको आपको ये अजम करना है कि आप जो भी प्रोसेसेस इसके बाद सीखोगे वो कैसी है, स्लो प्रोसेस, क्योंकि आपको उनको रिवर्सिबल रखना है। ठीक है, कॉस्ट स्टैटिक रखना है। तो ठीक है, वो सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, तभी उन प्रोसेसेस को आप लोग पढ़ पाओगे। तुम बोलोगे नहीं लिया तो मतलब अगर हमने ये अजम्पशंस नहीं लिए तो क्या, तो फिर आप रियल गैस के टेरिटरी में चले जाओगे, मतलब आप रियल गैस को लेके स्टडी करोगे, और रियल गैस का स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई होता नहीं है, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इसीलिए आप लोग ये अजम्पशंस लेके चलोगे तो ही आप लोग उन प्रोसेसेस को पढ़ पाओगे। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं, एंड इधर मैं हेडिंग देता हूं, दैट इज अजम्पशंस फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए हम लोग कौन से अजम्पशंस करेंगे, चलो शुरू हो जाते हैं। तो पहला,
ठीक है। सो यहाँ ये बाकी सारा समझा होगा आपको। तो जब भी हम लोग सिस्टम बोलेंगे तो क्या रहेगा, आइडियल गैस रहेगा, एक वेसल में उसको बंद करेंगे, बट वो वेसल में एक क्या लगा रहेगा, पिस्टन लगा होगा, और पिस्टन कैसा रहेगा, मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल, मूवेबल पिस्टन रहेगा। और जो वेसल आप कंसिडर करने वाले हो, तो वेसल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वॉल है वेसल की, एक तो आइसोथर्मल रहेगी, आइसोथर्मल मतलब हीट को एक्सचेंज होने देना, एक्सचेंज होने देना, और एडियाबैटिक मतलब हीट को एक्सचेंज नहीं होने देना, ये थर्मस प्लास जैसा, वो डिपेंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रोसेसेस हम लोग कंसिडर करेंगे वो मोस्टली कौन सी रहेगी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होने के लिए वो प्रोसेस को क्या होना पड़ेगा, बहुत ही स्लो, स्लो मतलब कॉसिस्टैटिक। और तुम्हें पता है जो प्रोसेस स्लो होती है वो हमेशा किस में होती है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर वो प्रोसेस काफी स्लो है तो। और तीसरा, आइडियल गैस इक्वेशन is applicable, applicable in all cases। क्यों? क्योंकि आपको, आप लोग एज अ सिस्टम क्या ले रहे हो, एज अ सिस्टम आइडियल गैस ले रहे हो। तो एज अ सिस्टम आपने आइडियल गैस लिया तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। वो काफी इजी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट अगर आपने सिस्टम के तौर पे आइडियल गैस नहीं लिया तो वैंडर वॉल का इक्वेशन लगेगा, जो बहुत डिफिकल्ट है। आप सीखोगे इंजीनियरिंग में वगैरह जाओगे, वहां पे हायर स्टैंडर्ड में आप लोग सीखोगे। तो अगर आपको इजीली प्रोसेसेस को स्टडी करना है तो आपको एज अ सिस्टम क्या लेना चाहिए बोलो, आइडल गैस। तो जब भी आप लोग सिस्टम बोलोगे तो वेसल, वेसल में इंक्लोज आइडियल गैस। ठीक, कुछ डाउट है अभी इसमें? अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द डिफरेंट अजम्पशंस रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो आप लोग ये सब लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बट मैं यहाँ पे दूसरा लिखूंगा बिकॉज एक तो हो चुका है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे दूसरा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से समझ में आता है, आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट, राइट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है बोलो, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो पहला,
ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे कैसे होगा ये मैं समझा दूंगा, पहले ये प्रोसेस क्या है वो देख लो, राइट। सो वापस से ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, इसका मतलब उसका जो सराउंडिंग है उसका भी टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा तो सिस्टम का भी टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, चेंज होने होगा, राइट, क्लियर है। तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मतलब सिस्टम किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है जब वो अपने सराउंडिंग के साथ किस में हो, गुड थर्मल कांटेक्ट। गुड थर्मल कांटेक्ट का मतलब जितना भी एक्स्ट्रा हीट अगर थोड़ा भी बहुत कुछ सिस्टम के पास है तो वो तुरंत किसको देगा, और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। या फिर थोड़ा भी एक्स्ट्रा हीट सराउंडिंग के पास है तो वो तुरंत किसको देगा, सिस्टम को, आगे इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। बट हाँ, सिस्टम के पास एक्स्ट्रा हीट आया और सिस्टम ने वो हीट सराउंडिंग को दी ही नहीं, तो सिस्टम ने वो हीट अपने पास रखी, मतलब सिस्टम का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि U इज इक्वल टू 3/2 RT, आपको याद है ना। तो ये जो है ये इंटरनल एनर्जी है एक एटम की। तो अगर एटम अपने पास एनर्जी, बढ़ी हुई एनर्जी, ये यू एनर्जी अगर एटम अपने पास रख रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी, एटम को ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई और उसने वो अपने पास रख ली, है ना, शेयर नहीं करी, दी नहीं, तो उसका क्या बढ़ने वाला है, टेम्परेचर, क्योंकि 3/2 और आर तो कांस्टेंट है और यू और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, समझा कि नहीं। तो परमानेंटली उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम जो भी हीट, थोड़ा सा भी हीट अगर सिस्टम में आया तो उसको तुरंत किसके साथ शेयर करना चाहिए, सराउंडिंग के साथ। इसको बोलते हैं थर्मल कांटेक्ट, गुड। और अगर ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ अगर हीट शेयर कर रहा है तो फिर टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो हीट अपने पास रख रहा है क्या, नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है। या फिर सिस्टम का हीट कम हो गया तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो तुरंत क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा, राइट, और अपना टेम्परेचर दोबारा क्या करेगा, हाँ मेंटेन करेगा, समझा कि नहीं। तो सिस्टम के पास एक्स्ट्रा हीट आई तो वो किसको देगा, और सिस्टम की हीट कम हो गई तो किससे लेगा। इस तरीके से सिस्टम अपना टेम्परेचर चेंज होने देता, और ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम अपना टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करता है बाय बाय एमिटिंग हीट और बाय एक्सेप्टिंग हीट। एक तो हीट को एमिट करता है या हीट को, और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, अभी जब भी एक्स्ट्रा हीट आया तो वो किसको दे देती है, सराउंडिंग को, ट्राई तो वही होता है, राइट। और जब भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी क्या लेती है, सराउंडिंग से हीट लेती है। तो जो भी हेल्दी बॉडी है, मैं हेल्दी बॉडी की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी फिलहाल मैं और तुम है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन्ड है, कांस्टेंट है, समझा कि नहीं। क्योंकि हमारे अंदर अगर एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही तो वो हम किसको दे रहे, और सराउंडिंग्स के पास अगर एक्स्ट्रा हीट है तो वो, या बॉडी की हीट कम हो गई तो वो किससे लेती है, बॉडी। इस तरीके से बॉडी अपना क्या मेंटेन करती है, बोलो, एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करती है। बट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या देना या लेना जरूरी है, हीट देना और लेना जरूरी है, राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता है बट टेम्परेचर चेंज, उल्टा टेम्परेचर ना चेंज होने के लिए हीट एक्सचेंज जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कैसे सेम रहेगा, हीट देगा तो टेम्परेचर कम नहीं होगा क्या। अरे वो हीट तभी देगा जब उसके पास हीट क्या हो रही हो, ज्यादा हो रही हो, समझ में आ रहा है क्या, सराउंडिंग के कंपैरिजन में। या फिर वो हीट तभी लेगा जब उसकी हीट जो है वो सराउंडिंग कंपैरिजन में क्या हो रही है, कम हो रही है, समझ में आ रहा है क्या। सो इस तरीके से हीट एक्सचेंज करके बॉडी अपना टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। तो मैं इधर लिख रहा हूं,
हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहां पे लिखा है, टोटल हीट ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। सिस्टम का टोटल हीट क्या नहीं होता, बिकॉज वो हीट देता है या हीट को, तो देगा तो टोटल हीट कम हो जाएगी और लेगा तो टोटल हीट, तो हीट अगर एक्सचेंज कर रहा है तो हीट कांस्टेंट नहीं रह रही है, क्या कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो हीट भी कांस्टेंट रह रहा होगा, नहीं, आइसोथर्मल में हीट नहीं कांस्टेंट रहता, उल्टा वो तो इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमने 10th के हीट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो जब आइस मेल्ट होता है तो आइस का क्या चेंज नहीं होता, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज होता है, अरे या नहीं, स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, बट क्या चेंज नहीं होता, टेम्परेचर। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल देने बोला तो आप मेल्टिंग ऑफ आइस दे सकते हो, या कोई भी प्रोसेस, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जिसमें प्रोसेस स्लो हो रही है और हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, स्लो एक्सचेंज ऑफ हीट, स्लो, क्योंकि फास्ट एक्सचेंज ऑफ हीट होगा तो वो आइसोथर्मल नहीं होगा, क्योंकि फास्ट एक्सचेंज हुआ तो क्या होगा, मतलब लाइक बेसिकली बहुत सारी हीट अचानक से सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, या फिर अचानक से बहुत सारी हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, तो उस केस में परमानेंटली टेम्परेचर चेंज होगा, बिकॉज वो सडनली हो रहा है ना। तो हीट एक्सचेंज होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो आपके दिमाग में एग्जाम में कोई भी स्लो हीटिंग मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट स्लोली दी जा रही है या ली जा रही है, ऐसा प्रोसेस अगर आपके दिमाग में आया तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नॉट ओनली कि यही एक एग्जांपल आप रट्टा मारो, एनी एग्जांपल इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट इज वेरी स्लो, दैट विल बी योर एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सो आगे, ये तो हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस का इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसी में कंटिन्यू है ये। अब हमें आगे सीखना है दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। कंटिन्यू करो उसी में, या आपके बुक में इसको हेडिंग दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब बेसिकली थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है ना, कितना हीट दिया, उससे इंटरनल एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। जब ये सारा आप डिस्कस करते हो तो उसी को क्या बोलते, बोलो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे। तो इन शॉर्ट हमें वर्क डन वगैरह निकालना है, ठीक है। सो वी नो इन आइसोथर्मल प्रोसेस temperature of system is constant। सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और सबको पता है सिस्टम बोला तो क्या, आइडियल गैस। सो लगा दो आइडियल गैस इक्वेशन। सो देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी, बट टी इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, तो देयरफॉर पीवी इज आल्सो क्या आया, कांस्टेंट आया। तो याद रखो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तुम्हारा ध्यान है इधर, राइट,
वापस से आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, राइट तो फिर आपको पता है सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम मतलब आइडियल गैस, और आइडियल गैस बोला तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अच्छा टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू टी कांस्टेंट हो गया, बट एन और आर तो पहले से ही कांस्टेंट होते हैं, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स और आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो तो फिक्स ही होते, तो फिर टी भी फिक्स है, एन और आर भी फिक्स है, तो राइट साइड पूरा ही फिक्स हो गया, ये फिक्स मतलब क्या, कांस्टेंट, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो पता कर लेते हैं, ठीक है। सो आपको पता है डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, वर्क डन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो अभी ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी, और ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं, लेट पी आई एंड वी आई बी द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम of ideal gas enclosed in vessel, ठीक है, enclosed in isothermal vessel, isothermal vessel मतलब ऐसा वेसल जो हीट को क्या होने देता है, ट्रांसफर होने देता है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंड पीएफ एंड वीएफ आर final values of pressure and volume of system या gas, ठीक है। सो देयरफॉर वर्क डन इन द प्रोसेस, तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, राइट। अब आपको पता है प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो बाहर निकाला जा सकता है, बट प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, बट इधर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, कैसे निकालोगे बाहर, इंटीग्रेशन से पी बाहर आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो फिर इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या होंगे, चेंज होंगे। अरे तुम्हें समझता है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन में एक तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज होते, एक तो या फिर दो चेंज होते है ना, और एक कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो वेरिएबल एक तरफ है और एक वेरिएबल एक तरफ है, समझे कि नहीं। सो ऑलवेज एक तो तीनों चेंज होते हैं या फिर दो चेंज होंगे और एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट रह रहा है, मतलब चेंज कौन होगा, प्रेशर, और इसलिए तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि इनिशियल प्रेशर पी आई, इनिशियल वॉल्यूम वी आई, फाइनल प्रेशर पी एफ है और फाइनल वॉल्यूम वी एफ है, तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, राइट। तो इसलिए मैं प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकता, बट आपको पता है कि इधर आंदो अभी यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट, तो फिर ये v इधर मल्टीप्लाइड है, उधर गया तो p इज इक्वल टू कितना आएगा, nRT अपॉन v, तो p की वैल्यू आप लोग इधर पुटअप कर सकते हो, तो p की वैल्यू अगर मैंने इधर पुटअप करी तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पे कितना आएगा बोलो, nRT अपॉन v, तो मैं नहीं समझा, प्रेशर की वैल्यू क्लियर है कि नहीं है, बाजू में कौन है dv और इधर vi, तो vf। अगर तुम में से किसी को यह जानना है कि मैंने प्रेशर का वैल्यू क्यों फाइंड आउट किया होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब दो वेरिएबल होते हैं तो उसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट है, आपने इंटीग्रेशन इतना डिटेल में सीखा नहीं है, बट जब कभी मैथ्स में सीखोगे आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन में जब भी दो वेरिएबल एडिशन में आए, सब्ट्रैक्शन में आए तो इजीली सॉल्व होते, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों का सेपरेट होता है, बट अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आए तो वो जल्दी से सॉल्व होते नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पे एक तो पूरा का पूरा टर्म प्रेशर के फॉर्म में चाहिए, या पूरा का पूरा टर्म किसके फॉर्म में चाहिए, वॉल्यूम के फॉर्म में, अरे आया नहीं, तो इसीलिए मैंने किसका वैल्यू पुटअप करना ये किया, प्रेशर का, क्योंकि वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन v, तो ये वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे पुटअप किया, और अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, राइट। अब हमेशा के जैसा हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन से जो जो कांस्टेंट है वो कहाँ आता है, बाहर आता है,
तो N बाहर आएगा, R बाहर आएगा, T बाहर आएगा। N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T तो यह आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से क्या है, कांस्टेंट ही है। तो ये तीनों बाहर आएंगे, अंदर क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो 1/V, और ये dV, और ये तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम और ये तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू nRT। ओके, ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है दैट इज, इधर ध्यान दो, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। क्या होता है, और ये लॉग नेचुरल लॉग होता है। दो लॉग है ना हमारे पास, एक कॉमन लॉग है और एक नेचुरल लॉग है। कैलकुलस में जो भी लॉग आता है वो नेचुरल होता है। क्या होता है, सो नेचुरल लॉग। सो बेस 10 और बेस ई, समझा, ये बेस ई वाला है, नेचुरल वाला लॉग है। तो हमें ये बेस ई वाला चाहिए, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln। तो बोलो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ x। तो log का सिंबल हम लोग log नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ln। फिजिक्स में ln लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि वो log कौन सा है, नेचुरल लॉग। ठीक, मैथ्स में वो काम हम लोग बेस चेंज करके बेस से करते हैं, फिजिक्स में हम लोग ln से करेंगे। हम लोग इधर भी बेस से कर सकते हैं, बट वो टेक्स्ट तुम्हें रॉन्ग देंगे वो लोग शायद, जब वो बोर्ड में चेक करेंगे। तो बोर्ड से मैच करना चाहिए या तुम्हारे टेक्स्ट बुक से मैच करना चाहिए, इसलिए मैं जानबूझ के वही सिंबल यूज कर रहा हूँ जो वो लोग यूज करते हैं। तो लॉग के लिए क्या लिखेंगे, बोलो, ln, नेचुरल लॉग। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/v का log v होगा, log उसको रेफर करो। तो ln, और इधर x के काम कौन कर रहा है, v, तो ln v, समझा। और ऑफकोर्स आपका इंटीग्रेशन होने के बाद ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जिनको ये लॉग के रूल नहीं पता उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट अभी इनको रट्टा मारना पड़ेगा, नॉन मैथ स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो वर्क डन इज इक्वल टू nRT। ओके, अब आगे क्या होगा, तो आपको पता है आगे इसमें जहां वेरिएबल है वहां पे एक बार अपर लिमिट और एक बार, तो इस ब्रैकेट में वेरिएबल वॉल्यूम है, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, बट वो इंडिविजुअली कैसे है, गधे। तो प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है, तो वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो फिर वॉल्यूम के जगह पे एक बार अपर लिमिट और एक बार, हाँ, तो फिर ln और v के जगह पे अपर लिमिट, तो v के जगह पे क्या पुट करेंगे, vf, और ये vr। ठीक है, अब आपको मैथ्स में दूसरा रूल याद होना चाहिए, log m माइनस log n। दो लॉग अगर सब्ट्रैक्शन में रहेंगे तो उनको डिवाइड में ले सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग इसमें भी यूज करते हो, लॉगर, जब आप लॉग निकालते हो ना, तो बोलो, सो ये वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा, nRT। दो लॉग सब्ट्रैक्शन में, तो एक ही लॉग लेंगे और अंदर जो भी है वो डिवाइड में कर देंगे। बोलो, यहां तक कुछ डाउट है, तो ये क्या हुआ, बोलो, क्या निकाल लिया हमने, वर्क डन, कौन सी प्रोसेस का, आई डोंट नो तुम्हें क्या इसमें ना समझने वाली बात इसमें क्या है, इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता। बाद में फिर वापस से बोलते डेरिवेशन समझ में नहीं आया, इसमें फिर अभी लिखते बैठने से अच्छा समझ ही लो। तो पी वी इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर क्या रहता है, तो टी कांस्टेंट, एन और आर तो पैदा होते से ही कांस्टेंट थे, तो राइट साइड पूरा ही कांस्टेंट हुआ, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या आया, कांस्टेंट। बट फिर वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई उधर गया, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को कैसे आए, सो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट क्या चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम बोलोगे सर इधर तो कांस्टेंट लिखा है, अरे वो प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखा है, खाली प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसा अलग अलग लिखा है क्या, नहीं लिखा है, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या निकालना था,
ये वर्क डन का फॉर्मूला पिछले 2 लेक्चर से चलते आ रहा है, 2 से 3 लेक्चर से, तो ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, फॉर्मूला फिक्स है। इसमें बस पीक कांस्टेंट रहेगा तो बाहर लेते और नहीं रहेगा तो अंदर ही रखते। बट इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है क्या? ऑफकोर्स नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, वॉल्यूम और प्रेशर। तो आप 2 वेरिएबल इंटीग्रेशन में नहीं रख सकते हो, इसलिए हमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस वाले इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू निकाल ली और ये इंटीग्रेशन में पुटअप कर दी, और फिर हमारे सामने ऐसा कुछ आ गया। अब इसमें कौन कौन कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिया, एन आर और टी बाहर है, अंदर बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और नीचे क्या बचा v। 1/v का इंटीग्रेशन होता है log v, और वो log नेचुरल होता है, इसलिए उसको ln लिखा जाता है, तो ln v। अच्छा, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो वेरिएबल की जगह पे एक बार लोअर लिमिट पुट कर दिया और एक बार अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्रोसेस ही है ये, 2 लॉग सब्ट्रैक्शन में होते तो एक ही लॉग लिया जाता है और ऊपर उनको डिवाइड में किया जाता है, तो ये vf ऊपर आएगा, vi नीचे आएगा, ये रूल तो सबको ही पता है। हो गया कंप्लीट। तो ये आया वर्क डन ड्यूरिंग दी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अब अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो नाउ इधर जगह नहीं इसलिए आगे डिस्कस करता हूं। सो नाउ यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्या है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ? तो जितना भी आप इधर आन दो सब लोग, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ है जितना भी हीट आप लोग सिस्टम को देते हो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी चेंज करता है और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन करता है। यही आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है। तो डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू इज द वर्क डन, और क्यू ये हीट जो हमने दी है। तो हीट देने के कारण कुछ अमाउंट ऑफ गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गैस पिस्टन के ऊपर क्या करता है? वर्क डन करता है। ये तो हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। बट हम लोग फिलहाल कौन सी प्रोसेस में है? आइसोथर्मल प्रोसेस। बट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इधर ध्यान दो, बट इन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना? 0। टी कांस्टेंट, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 की चेंज इन टेम्परेचर 0? तो चेंज इन टेम्परेचर 0 गलत लिखा है क्या मैंने? आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता। तो आप सबको मालूम है, ये इसको साइड में पढ़ो, कि जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो होती है 3/2 RT। तो अगर ये टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी क्या होगी? मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू रहेगा 3/2 R2 डेल्टा T, है ना? Whenever there is a change in, there is a change in इंटरनल। बट अगर यही चेंज नहीं हुआ तो फिर इंटरनल एनर्जी भी क्या नहीं होगी? हाँ, तो आगे लिखेंगे, बट एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, सो देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ? बोलो 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, साथ साथ में इंटरनल एनर्जी भी क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। तो देयरफॉर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या बनेगा फिर? सो देयरफॉर फर्स्ट लॉ कैन बी रिटन एज, फर्स्ट लॉ कैन बी रिटन एज, बोलो क्या होगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U के जगह पे कितना आएगा? 0 प्लस आगे क्या? वर्क डन। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या आया? वर्क डन। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने जितना भी हीट प्रोवाइड किया वो पूरा का पूरा हीट किस में कन्वर्ट हुआ? वर्क डन में। तो 10 इन आइसोथर्मल प्रोसेस heat supplied to system it's completely converted into work done। ठीक है, सो कितना होता है वर्क डन? कितना? तो Q इज इक्वल टू W आया ना, पर W कितना होता है? W होता है कितना? वर्क डन कितना होता है? nRT नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम। तो देयरफॉर ये W के जगह पे डाल दो, तो Q और W इक्वल, तो Q इज इक्वल टू W, और W किससे इक्वल है? nRT नेचुरल लॉग VF अपॉन VR।
कभी कभी एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल। तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट होता है, मतलब वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो प्रेशर ऊपर वॉल्यूम नीचे, मतलब दोनों आपस में इनवर्सली। तो फिर वही दिमाग में रखो। तो ये हुआ इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ये हुआ पॉइंट ए, ये हुआ पॉइंट बी, और ये हुआ कर्व। और अब इसका मतलब क्या रहेगा? तो आप अगर देखोगे तो इनिशियली प्रेशर ज्यादा है, देखो ना पी आई, देखो इतना प्रेशर है बट वॉल्यूम कम है, और बाद में वॉल्यूम ज्यादा है और प्रेशर कम है। सो देयरफॉर वॉल्यूम और प्रेशर आपस में कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म, थर्मल नहीं, आइसोथर्म। चाहिए तो मैं इधर लिख दू, ये लिख दो चाहिए तो। Thus, in isothermal process, heat supplied to the system is completely converted into work done. ठीक है, कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? तो ये हुआ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस? तो हीट एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? चार लोग बोल रहे होता है, बाकी के घर पे नहीं होता है क्या? हाँ, अरे क्या बाकी के लोग मर गए? बोलो ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। और वही, हाँ, और वही एक रीजन है जिससे टेम्परेचर बॉडी का क्या नहीं होता, समझा है ना? हीट बढ़ गया तो सराउंडिंग को दिया जाता है और टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, और हीट कम पड़ गया तो सराउंडिंग से, सो दैट टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो हीट एक्सचेंज होता है बट टेम्परेचर चेंज, और इंटरनल एनर्जी भी क्या नहीं होती। तो फिर आप कुछ कुछ चीजें यहाँ पे याद ही रखो। आइसोथर्मल प्रोसेस, बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा, टोटल हीट इज नॉट कांस्टेंट, टोटल हीट ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, मतलब हीट एक्सचेंज होगी पर टेम्परेचर चेंज। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, क्योंकि टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है। चौथा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। फिफ्थ, Q इज इक्वल टू क्या होता है? W। क्यों? क्योंकि डेल्टा U कितना है? जीरो। तो वो रूल याद होना चाहिए, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U जीरो तो Q इज इक्वल टू कितना हुआ? W। तो जितना भी हीट सप्लाई करोगे उससे क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस काफी स्लो है। ठीक है, तो ये तो हुआ शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में? बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज आइसोबेरिक
या आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो जैसे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वैसे आइसोबेरिक में क्या कांस्टेंट रहता है? तो प्रेशर, राइट। सो इट इज अ प्रोसेस in which pressure of system remains constant throughout जब तक वो प्रोसेस हो रहा है तब तक प्रेशर क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सो पीवी कर्व हमें निकालना है। तो इधर आंदो अब यहाँ पे, तो पीवी कर्व किसका? आइसोबेरिक प्रोसेस का। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक तो तीनों चेंज होंगे या कोई दो चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे? सो आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है बट वॉल्यूम क्या होता है? तो याद रखना इस चीज को। तो इधर लिखा वी आई, इधर लिखा वी एफ, इधर एक प्रेशर लिया और फिर ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, ठीक है, और ये सीधा लाइन ड्रॉ किया। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो पॉइंट ए पे वॉल्यूम वी आई था बट प्रेशर पी था या पी आई था, वॉटेवर। और जब पॉइंट बी हुआ, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट में वॉल्यूम बढ़ के वी आई से कितना हुआ? बट प्रेशर अभी भी कितना है? पी आई, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व आया है, ये इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार। नहीं, आइसोबार। कर्व का नाम आइसोबार है क्योंकि आइसोबेरिक प्रोसेस का कर्व है जिसमें प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये हुआ आइसोबार। तो आपको कभी कभी एग्जाम में आएगा ड्रॉ आइसोबार, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो तुमको याद आना चाहिए आइसोबार मतलब ऐसा ऐसा पीवी कर्व जिसमें प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। आइसोथर्म, ड्रॉ आइसोथर्म, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। पीवी डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम का ही डायग्राम बट टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पीछे वाला ड्रॉ करेंगे, समझे कि नहीं? कुछ डाउट है? ग्राफ समझ में आया? सो वही अभी आगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, मतलब फर्स्ट लॉ लगाना, वर्क डन फाइंड आउट करना कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हो रहा है। अरे आया नहीं? तो चलो शुरू हो जाता है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट टू सॉल्व है, तो इधर आन दो। सो वी नो वर्क डन in isobaric process is given by वर्क डन का फॉर्मूला। बोलो, वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू पी डी वी, वी आई और ये
वी एफ। अब वही घिसा पीटा क्वेश्चन, पी कांस्टेंट है कि पी वेरिएबल है? अगर कांस्टेंट है तुरंत इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, नहीं है तो प्रेशर को अंदर ही रखो और कुछ ऐसा सोचो कि अंदर एक तो पूरा का पूरा प्रेशर आया या पूरा का पूरा वॉल्यूम आया, जो पिछली बार हमने किया था। ठीक है, तो इस बार तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए तो बोल रहा हूँ इजी है। तो प्रेशर तुरंत कहाँ आएगा? अंदर वी आई वी एफ, और ये क्या बचेगा? डीवी। सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा? वी, जस्ट वी होगा, और ये वी आई और ये वी एफ। ओके, तो वी के जगह पे एक बार अपर लिमिट और एक बार हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान दो ना अभी, यहां पे ध्यान दे रहे हो? ओके, नाउ तो पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक, सो अगर यहां से प्रेशर की वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, सो एक मिनट रुको, ऐसे मत करो, मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, एक्सक्लूसिवली खाली किसके लिए बात कर रहा हूं? आइसोथर्मल के लिए टी कांस्टेंट आया था, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल गया था आगे चल के। वैसा इधर क्या, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू क्या आता है? कांस्टेंट, वैसे इसमें क्या होता है ये डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे तीन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसमें से प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बचा कौन? तो ये दोनों क्या होते? चेंज होते। क्या होते? तो क्या मैं आगे चल के ऐसे लिख सकता हूं, पी डेल्टा वी या डीवी, वट एवर, पी डीवी और एन आर अगेन डीवी। अबे गधो, इसमें क्या देखने लायक है? मेहंदी निकाली है क्या? मजा आ रहा है क्या? वी डीवी के जगह पे क्या लिखा है? इट शोज कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और टी के जगह पे क्या लिखा है? dt। क्या मीनिंग है उसका? चेंज हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज अ चेंज इन टेम्परेचर। यू कैन सिंपली राइट डेल्टा आल्सो, डेल्टा वी और डेल्टा टी, वो ज्यादा चेंज हो जाएगा, मुझे स्मॉल चेंज रखना है इसलिए मैंने डी रखा। अच्छा, आगे ये पी वैसे रहने दो, डीवी, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम होता है वी एफ माइनस वी आई। चेंज कैसे निकालते मालूम है ना? बस देखते रहेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस, ये चेंज निकालने का तरीका है, बस रट्टा मत मारते बैठो। आगे एन और आर, ये क्या डीटी है? चेंज इन, वो कैसे लिखा जाएगा? टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। यहां तक क्लियर है क्या? तो अब मुझे बताओ, मुझे यहां पे इधर देखो, ये जो इक्वेशन है इधर इधर, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? पी इंटू वी एफ माइनस वी आई। बट P इंटू वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू है कितनी? एन आर टी एफ माइनस टी आर। तो इसको 2 बोल देता हूं, और इधर लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो वर्क डन किससे इक्वल है? P इंटू वी एफ माइनस वी आई से इक्वल है, बट P इंटू वी एफ माइनस वी आई किससे इक्वल है? शाबाश, एन आर टी एफ माइनस टी आर। बोलो गलत बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया? बोलो, वर्क डन। किस प्रोसेस का? समझा? हर टर्म क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, समझा? अब आगे सुनना, अब अप्लाई करना बाकी है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, तो भी अप्लाई कर लेते। ठीक है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो इसको यूज करते हैं। क्या है फर्स्ट लॉ बोलो? जितना आपने हीट दिया, जितना भी आप हीट देते हो सिस्टम को, वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या करता है और वर्क डन करता है। यही आपका लॉ है। अब इसमें मेरे पास वर्क डन की वैल्यू तो आ चुकी है, बट किसकी वैल्यू नहीं आई है? इंटरनल। चलो वो भी वैल्यू निकाल लेता हूं, रुको 1 मिनट। एक काम करो, रुको, इसको मैं फिलहाल कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मुझे इंटरनल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे समझ में आया। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी क्या हुई? चेंज हुई। ठीक है। तो आपके पास दो फॉर्मूले, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दो और तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं यही क्यों यूज कर रहा हूं। ये कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं इधर। आपको अगर याद होगा तो आपके पास होता है Cp इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, और दूसरा होता है Cv इज इक्वल टू डीई अपॉन डी टी, डीई, ठीक है। तो ये चेंज इन एनर्जी, चेंज इन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू। तब भी गालियां खाई थी, भूलते तो हो नहीं। हाँ, अब और किसकी गालियां दूं? ये टाइम है, तुम्हारा खानदान आया था बोलने के लिए ये। सो चेंज इन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और चेंज इन एनर्जी ये भी हीट ही है, राइट, उधर जानबूझ के ये नहीं लिखा हुआ है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर। बराबर है। तो ऐसे आपके पास दो फॉर्मूले सीपी और सीवी, राइट, यहां तक क्लियर है। सो ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। ये फॉर्मूले बस याद करो, मतलब याद करो इन द सेंस हमने केटीजी में उसको रिवाइज किया था। इनफैक्ट आपने वो फ्रीडम ऑफ डिग्री और वहां से मोनो एटॉमिक गैस का एनर्जी, डायटोमिक गैस का एनर्जी और एडियाबेटिक रेशियो वगैरह निकालने के लिए इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज किया है, राइट। तो आपको तो याद आना ही चाहिए। ओके, दोनों में से एक है सीपी और दूसरा है सीवी। सीवी के फॉर्मूला में आता है चेंज इन एनर्जी, राइट, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा, बट आपको अगर याद होगा तो ये जो फॉर्मूला हमने किया था वहां पे मेयर्स रिलेशन निकालने के लिए, वहां पे गैस जो लिया था वो 1 मोल ऑफ गैस लिया था, इसलिए आपका जो नीचे यहाँ पे एन था वो 1 आया था। बट अगर हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस नहीं लिया, यहाँ पे कहा लिखा है कि गैस जो है वो कितना है 1 मोल। इनफैक्ट अगर आपका जो इक्वेशन है उसको देखोगे तो इधर इधर क्या है, स्मॉल एन है, तो गैस जो है, गैस के कितने मोल प्रेजेंट है? एन मोल ऑफ गैस। तो नीचे यहाँ पे N1 लेना पड़ेगा कि एन को रखना पड़ेगा? हाँ, सो क्या लिखू मैं? Cv इज इक्वल टू कितना लिखू? डीई अपॉन एन इंटू डी टी। तो एन डी टी इधर डिवाइड इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई। अच्छा, डीई का मतलब क्या हुआ? चेंज इन एनर्जी। सीवी यूज क्यों किया? क्योंकि उसमें चेंज इन एनर्जी आ सकता है। सीपी में चेंज इन एनर्जी आता नहीं है, वो चेंज इन हीट है, वो क्यू है वो, राइट। सो अच्छा, आपके यहाँ पे एनर्जी, उस वाले चैप्टर में एनर्जी का सिंबल ई था, इस वाले चैप्टर में एनर्जी का सिंबल यू है। आप देख रहे हो क्या? कहीं पे लिखा है मैंने? नहीं, पीछे लिखा रहेगा ना। जब भी मैं थर्मोडायनेमिक का पहला वाला यूज करता हूं तो मैं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ऐसा यूज करता हूं। तो ये क्या है? चेंज इन इंटरनल। तो एनर्जी का सिंबल इस वाले चैप्टर में यू है, तो आप लोग इधर डी के जगह पे क्या करो? डी यू, ठीक है। सो Cv इज इक्वल टू एन डेल्टा टी।
आगे CV इज इक्वल टू CV इंटू एन dt ना, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को कैसे निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस, और ये du के जगह पे डेल्टा यू लिख दो, दैट इज चेंज इन एनर्जी। आप चाहिए तो एक काम कर दो ना, देखो डी है ना, उसके जगह पे लिख दो डेल्टा यू, ये एन वैसे रहेगा, और डी टी के जगह पे क्या लिखेगा, डेल्टा टी। अब तो सब कुछ मैच हो जाएगा। तो सी बी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी इधर डिवाइड था, इधर गया तो कौन बचा आपके सामने यहाँ पे, डेल्टा यू, ठीक है। और डेल्टा यू, ये फॉर्मूला हमने क्यों निकाला, क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे डेल्टा यू चाहिए। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल, जो उसी से आता है। तो अब ये उठा के सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ना, ठीक है। तो अब लिखेंगे यूजिंग हाँ Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया, CV एन TF माइनस TI, प्लस वर्क डन, वर्क डन कितना आया हुआ है, NR TF माइनस TI। जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, मेरे हिसाब से N है, इधर भी N है, और TF माइनस TI है, इधर भी TF माइनस TI है। तो N और TF माइनस TI क्या निकलेंगे, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अगर इधर का N और TF माइनस TI निकल गए, ये पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा, CV प्लस इधर का N निकल गया, TF माइनस TI निकल लिया, तो क्या बचेगा, R। तो CV प्लस R, और बाहर कौन निकाला आपने बोला, N और TF माइनस TI, बाहर निकाला मतलब वो कॉमन था। तो यहां से क्या बाहर निकाला बोलो, एन टी एफ माइनस टी आई, यहां से भी क्या कॉमन निकाला, बचा इधर सीवी प्लस आर, ये देखो, और आगे जो भी है। हो गया, हाँ वापस यहां पे मैंने एन क्यू रखा, राइट। आपको अगर याद होगा तो सीवी का आंसर जो है, अगर आपको अगर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर डेफिनेशन याद है, तो डेफिनेशन ये था, चेंज इन एनर्जी, राइट, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मोल, ठीक है, या पर मोल ऑफ गैस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहां पे मोल्स ऑफ गैस थे। तो आपने मेयर्स रिलेशन में, अगर आपको अगर पूरा डेरिवेशन याद हो, जो आपके एग्जाम में भी आया था, गैस जो लिया था वो स्पेसिफिकली 1 मोल ऑफ गैस लिया था, तो इसलिए वहां पे एन की जगह पे कितना आया था, 1 आया था। इसलिए थ्रू आउट द चैप्टर उसके बाद सीवी की वैल्यू कितनी आई थी, डी अपॉन, बट इस वाले डेरिवेशन में आपने गैस के मोल्स कितने रखे हुए, अगर आपने 1 रखा होता गैस इधर, मोल अगर गैस का मोल अगर इधर भी 1 होता, तो इधर पीवी इज इक्वल टू खाली क्या होता, बट अगर आप एनआरटी ले रहे हो, दैट मीन्स देर आर एन मोल ऑफ गैस, दैट मीन्स आपको सीवी का फॉर्मूला एन के साथ लेना है, क्योंकि गैस जो है 1 मोल नहीं है, एन मोल है, एन, तो एन को एज इट इज रखना पड़ेगा। दैट इज वाई हमने यहाँ पे नीचे एन एज इट इज कैरी किया है, बट उस वाले मेयर्स रिलेशन में कितना कर दिया था, 1 कर दिया था, क्योंकि वहां पे गैस 1 मोल ऑफ गैस लिया था, खैर इसलिए, राइट। अच्छा, एक और डाउट होना चाहिए जो मुझे तुमने पूछा नहीं, कि इस गैस में वॉल्यूम थोड़ी ना कांस्टेंट है, इस गैस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर सीवी नहीं आना चाहिए, सीपी आना चाहिए। तो अगर आप याद करोगे तो आपने मेयर्स रिलेशन में पढ़ा है कि सीपी प्लस सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना होता है, आर। तो माइनस सीवी उधर गया, तो ये क्या होगा, आर प्लस सीवी।
तो सीपी होता है आर प्लस, और हमें फाइनली इधर आर प्लस सीवी आया है कि नहीं आया? तो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, मतलब कौन? सीपी, बाजू में कौन? एन, और उसके बाजू में कौन? टीएफ माइनस टी आई। तो अब देखो आपके पास क्या आया यहाँ पे, सीपी आया कि सीवी आया? सीपी आया। दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और वैसे भी ये प्रोसेस कौन सा था? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही था, आइसोबेरिक प्रोसेस था। तो फाइनली सीपी ही आना चाहिए था, तो आ गया। नहीं ले सकते थे ना, उससे चेंज इन एनर्जी नहीं आता। सीपी के फॉर्मूला में चेंज इन एनर्जी थोड़ी ना है, क्यू है उधर, हीट है वो, इधर ई थोड़ी ना है, इसलिए नहीं लिया था। हो गया? तो अब मुझे बताओ, इस वाले प्रोसेस में फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस ना हीट हीट गिवन जीरो है, ना इंटरनल एनर्जी जीरो है, ना वर्क डन जीरो है, राइट? कुछ भी जीरो नहीं है। हाँ, चेंज इन प्रेशर जीरो है। चेंज इन प्रेशर क्या है? जीरो है, बिकॉज इस वाले प्रोसेस में प्रेशर क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है। और दूसरी चीज, जितना भी हीट आप लोग प्रोवाइड करते हो, जितना भी हीट देते हो, अब इसमें से कोई जीरो नहीं है, तो जितना भी हीट दोगे आप, उससे इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और वर्क डन भी होगा, दोनों होगा। ठीक है? सो दस हीट सप्लाइड टू द सिस्टम partly increases internal energy and remaining heat is converted into work done. और जो हीट जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? बोलो, सीपी के ऊपर, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है? कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या करने के लिए? इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए और वर्क डन करने के लिए। ये पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर? बोलो, सीपी के ऊपर, राइट? क्योंकि अगर सीपी कम है, ये कम है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड भी कम, और सीपी ज्यादा रहेगा तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है? सो एक और बार अगर आपको देखना है आइसोबेरिक प्रोसेस, वापस से आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया, पी तुरंत बाहर निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट है। डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, ये हुआ फाइनल फाइनल वॉल्यूम, ये मतलब ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट, तो वी के जगह पे एक बार अपर लिमिट, एक बार इसमें माइनस। ये तो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर। अब हमें पता है कि सिस्टम एज अ सिस्टम हमारे पास क्या होता है? आइडियल गैस, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट ये इक्वेशन तो सब में एप्लीकेबल है, स्पेसिफिकली आइसोबेरिक के लिए कैसा है ये, है ना? तो ये तो किसी में भी एप्लीकेबल है ना। आइसोबेरिक में क्या हो रहा है? तो आइसोबेरिक में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट प्रेशर चेंज हो रहा, ये दिखाना पड़ेगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए पी को वैसे रखा, एनआर को वैसे रखा, बट वी को डीवी लिखा, टी को डीटी लिया, राइट? सो डीवी आएगा वी एफ माइनस वी आई, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन टेम्परेचर आएगा टी एफ माइनस। सो मैंने देख लिया कि P इंटू वी एफ माइनस वी आई बेसिकली वर्क डन होता है, तो ये जो है वो तो इससे इक्वल है, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई ये N इंटू आर टी एफ माइनस टी आई। तो मुझे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ लगाना था, तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में एक तरफ हीट होता है, दूसरी तरफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन होता है, तो मुझे वर्क डन तो आ गया,
बट क्या नहीं आया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो एक ही फॉर्मूला से निकल सकता है, वो है सीवी, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो सीवी का फॉर्मूला लगा दिया फॉर एन मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो यहां से डेल्टा यू निकल निकल गया, वो आया सीवी एन डी, और सामने डेल्टा यू। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जिसको टीएफ माइनस टी आई लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे आया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो मैंने लगा दिया यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर यहां से जो कॉमन निकल सकता है निकाल दिया, अंदर बचा सीवी प्लस, हाँ, और वो मेयर्स लॉ से हमें पता है वो कितना होता है, सीपी। तो इधर आया सीपी, तो सीपी इंटू एन इंटू टी एफ माइनस टी आई, मेयर्स लॉ जो केटीजे में पढ़ा है हमने। बस हो गया, ठीक है। कौन सा प्रोसेस हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक में हो गया। आगे सो वॉल्यूम जो है क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, जीरो। बराबर है। तो सब लोग इधर आन दो अब यहाँ पे। तो वी नो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी, ठीक है। बट आपका डीवी कितना है बोलो, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। तो देयर फॉर वर्क डन इज इक्वल टू डीवी के जगह पे जीरो पुट करेंगे ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू भी क्या आएगा। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता ही नहीं है, राइट। सो सिस्टम डज नो वर्क ऑन सराउंडिंग और वाइस एंड वर्सा। सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क डन नहीं करता, या सराउंडिंग भी सिस्टम पे वर्क डन नहीं करता, क्योंकि क्या चेंज नहीं हो रहा है बोलो, राइट। क्योंकि आपको पता है वर्क डन होने के लिए एक एक्सपांशन या कंप्रेशन होना चाहिए, पिस्टन हिलना चाहिए, पिस्टन आगे जाना चाहिए, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जरूरी है वर्क डन के लिए। बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना पिस्टन आगे जा रहा है ना वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता। तो एक बात बताओ, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जितना हीट आप प्रोवाइड करोगे उसमें से कुछ हीट जाती है इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, और कुछ जाती है वर्क डन के लिए, बट इस प्रोसेस में वर्क डन होता ही, तो वर्क डन जीरो। तो जितना भी हीट दोगे वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी क्या करेगा,
इधर आन दो। ओके, तो हमें पीवी डायग्राम निकालना है, मतलब किसको चेंज नहीं होने देना। सो ठीक, इधर देख लो, इनिशियल प्रेशर पी आई है और बाद में वो प्रेशर जाके हुआ पी एफ, मतलब कौन चेंज हो रहा है, प्रेशर। बट ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, मतलब कौन चेंज नहीं हो रहा है। अरे तुमको ये निकालने आते हैं क्या, कोऑर्डिनेट निकालने आते हैं कि नहीं आते। सो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लू, पॉइंट ए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए एग्जाम में, गधे भिखारी जैसा ऐसा कुछ भी ऐसे हाथ से लाइन ड्रॉ मत करना, स्केल यूज करना। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने बोलू तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वी आई, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा पी आई, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना नीचे। और बी के अगर कोऑर्डिनेट निकालने बोलू तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी कितना आएगा, वी आई, बट वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, पी एफ। तो वॉल्यूम क्या नहीं हुआ है, प्रेशर चेंज हुआ। ठीक है, वो होने दो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में खाली क्या चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैं दिखा दिया नहीं हो रहा। वाला 2 मिनट बस। बोलो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आपको पता है कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा, या डीवी जीरो रहेगा, डेल्टा वी या डीवी जहां पे आएगा उसको क्या करेंगे। नाउ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बट आपको पता चल चुका है कि इस वाले प्रोसेस में W कितना होता है, जीरो, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि Q इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या है, डेल्टा यू, मतलब जितना भी आप हीट प्रोवाइड करोगे वो पूरा का पूरा किस क्या चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मुझे इसको कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या पुटअप करना पड़ेगा मुझे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें पुटअप करना पड़ेगा। सबको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए एक ही फॉर्मूला है, सीबी वाला। क्या है, सीबी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। फिर डेल्टा यू चाहिए हमें यहाँ पे, तो एन डेल्टा टी को इधर भेजो, तो सीवी इंटू एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, कर दो पुटअप इधर। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा यू ना, तो डेल्टा यू की जगह पे क्या आएगा, सीवी एन डेल्टा टी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो सीवी एन डेल्टा टी के जगह पे टी एफ माइनस टी आर, हो गया कंप्लीट, और तो कुछ होगा नहीं। और फाइनल में यहाँ पे कौन आया है, सीवी, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आना भी चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, राइट। अरे आया नहीं, तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक वाला साइड क्या था, जीरो। आइसोबेरिक में ये भी जीरो नहीं था, ये भी जीरो नहीं था, इसलिए दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ी, इसलिए वो थोड़ा लेंदी लगा, राइट। बट ये तो इजी लगा सॉल्व करने के लिए, राइट। अब एनवायरमेंट में ऐसा प्रोसेस कहाँ होता है।